तनाज़ा जो है ये अब एक वंस फॉर ऑल टाइम हल हो जाएगा, क्योंकि जब फुल अच्छा। कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा तो 15 के 15 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, हुँ, तो फिर इस फैसले को अनडू करने के लिए इससे बड़ा जो है वो बेंच। आपको बेंच सिस्टम हुँ, देना है। तो फुल कोर्ट के बाद तो फुल कोर्ट आप देखिए 4 साल के बाद बनाए, 2015 में आखिरी मर्तबा फुल कोर्ट जो फुल कोर्ट बना था, जिसमें 21वीं आईनी तरमीम की समाअत की थी। तो अब ठीक। टाइम्स टू कम के लिए जो है वंस फॉर ऑल ये मैटर सेटल हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों को एतराज है, हुँ, यानी उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन जो कि इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के हामी नहीं है, जस्टिस मुनीब अख्तर बज़ाहिर हामी नहीं है, हुँ, तो इन दोनों ने ये जस्टिस आयशा मलिक जो है, उन्होंने भी मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनना है। हुँ। लेकिन खूबसूरती इस बात की ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हामी मौजूदा चीफ जस्टिस और आने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह भी जो है वो साफ दिखाई दे रहे हैं। तो ये जजेस जो है अपनी जात से बाहर होकर जो है इस मरतबा फैसला करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनके अपने दुरुस्त। इख्तियारात तो कम होंगे, लेकिन शायद इदारा जो है सुप्रीम कोर्ट का वो मजबूत होगा। ठीक है। अब शोएब शाहीन साहब, एक तो जो हसन साहब ने बात की है, उन्होंने कहा है कि खान साहब के केसेस में तो इतनी जान नहीं है, लेकिन आपको उन्होंने 10/10 नंबर पूरे दे दिए हैं, जिस तरह से आप उन केसेस को डिफेंड कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? साथ में शेर ये जो अफजल मरवत साहब की बात भी मिस कर रहे हैं आप। शेर अफजल मरवत साहब जी, कहते हैं कि ये सिर्फ सर्विस मैटर के वकील है, फौजदारी केस ये नहीं जानते। तो क्या मैंने उस बात पर कॉम्प्लीमेंट किया शोएब शाहीन साहब को। क्या कहेंगे शोएब साहब? पहली बात तो यह है कि हसन अयूब साहब का मेहरबानी कि वो शुक्रिया, लेकिन साथ वो मेरे केस को कमज़ोर कर देते हैं जब ये कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई का इमरान खान के केसेस कमज़ोर हैं। देखें, केसेस पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस के कभी कमज़ोर नहीं हुआ करते। जब जजेस कंप्रोमाइज हो जाते हैं, जब इदारे कंप्रोमाइज हो जाते हैं, तो फिर केसेस कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है हम इस वक्त चूँकि पीटीआई के चेयरमैन के और इमरान खान के केसेस का चूंकि आप डिस्कस नहीं कर रहे, इसलिए मैं ज्यादा मैं चाहूंगा जरा आप उस पे भी कमेंट कर दें, उस पे भी कमेंट कर दें, और क्या वजह है उनको बेटों से बात करने की इजाजत क्यों नहीं मिल पा रही? ये तो उनका बुनियादी हक है। जी जी, मैं उस पे आने से पहले सिर्फ एक बात का जवाब दे दूं जो हसन अयूब साहब ने कहा कि एक तो वो फैसला सिर्फ पंजाब के लिए था सुप्रीम कोर्ट का, वो पंजाब के लिए नहीं था। इनकी याद दहानी के लिए मैं बताऊं कि सबसे पहली मैंने बतौर प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार पिटीशन फाइल की थी और उसके बाद सुमोटो नोटिस लिया था। इन द मीनवाइल स्पीकर्स ऑफ दी प्रोविंशियल असम्बलीज, जिसमें एक थे केपीके के, एक थे पंजाब के, वो फैसला आया। पहला फैसला आया था 1 मार्च को। उसके अंदर उन्होंने दोनों फैसले किए थे। एक तो यह है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया था कि तारीख दें, जो ऑलरेडी 9 अप्रैल की दे चुके थे, लेकिन उन्होंने कहा इस दौरान चूंकि टाइम गुजर गया है तो लिहाजा दूसरी तारीख दें। दूसरा फैसला उन्होंने किया था, गवर्नर केपीके को फौरी तौर पर डेट देने का हुक्म जारी किया था। फिर इलेक्शन कमीशन की कंसल्टेशन से प्रेसिडेंट ने 30 अप्रैल डेट दे दी थी। उस 30 अप्रैल की तारीख को यकदम बगैर कंसल्टेशन में द प्रेसिडेंट उन्होंने चेंज कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने, और 8 अक्टूबर दे दी थी। आपको याद होगा 8 अक्टूबर की बात सुन सुन के हम तंग आ गए थे। और फिर उन्होंने 4/4 को दोबारा फैसला किया। उस फैसले के खिलाफ फैसला दिया था कि आपने जो तारीख दी है वो गलत है, अब आप इसमें 14 मई की तारीख होगी, और 14 मई की तारीख देने के बाद 4/4 का ये फैसला है। फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन शुरू हो गई थी। जो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस था वो डिले हो गया। शोएब शाहीन साहब, आपके ख्याल में कल अगर कोई नतीजा निकल आता है, मुमकिना तौर पे कोई फैसला सामने आ जाता है, तो क्या सबके लिए, तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए एक तो काबिल कबूल होगा? दूसरा, ये जो नोकझोंक हुई, जो तलखी हुई, इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये स्टेक होल्डर इस वक्त सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, बाकी कोई स्टेक होल्डर नहीं है। हाँ, अलबत्ता कि इसके जरिए मुस्लिम लीग नून कितना फ़ायदा उठा सकती है या जहांगीर तरीन अपील की सूरत में या नहीं, उसका तो एक अलग आस्पेक्ट है। लेकिन इसका स्टेक होल्डर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट खुद है, क्योंकि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच विद द कंसल्टेशन ऑफ अदर सीनियर 2 मेंबर्स होगा या नहीं होगा, ये एक अहम सवाल है जिसका डिसीजन आना है, या चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोल कहलाएगा, ये एक अहम सवाल है। दूसरा सवाल जो है बड़ा अहम, वो ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम किए बगैर, आइन में तरमीम किए बगैर, ये सब लेजिस्लेशन के ज़रिए यानी सादा कानून साजी के ज़रिए ये राइट ऑफ अपील दिया जा सकता है या नहीं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो रेट्रोस्पेक्टिव इसकी एप्लीकेशन की गई है, यानी 50 साल पहले भी किसी का फैसला आया है, वो हिट बाय क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शन अगर है भी, तो इसके ज़रिए एक राइट ऑफ अपील दे दिया गया है कि जिसके खिलाफ भी फैसला आया है वो आकर के अपील फाइल कर सकता है। ये 3 मेन अहम सवाल हैं, और जिसमें सबसे अहम सवाल वही आएगा
कि अगर राइट ऑफ अपील देना है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है राइट ऑफ अपील एक सुप्रीम कोर्ट को, और उसमें तरमीम किए बगैर, जो कि 2/3 मेजॉरिटी के बगैर नहीं हो सकती, तो क्या ये सादा लेजिस्लेशन के जरिए हो सकता है, इर्रेस्पेक्टिव कि नीयत पार्लियामान की अच्छी थी या बुरी थी, क्या लैक ऑफ बोनाफाइडी थी उसमें या नहीं थी? ये सवाल एक सेकेंडरी हैसियत अख्तियार कर जाता है। क्या ये पर्सन स्पेसिफिक है नहीं है, ये भी सेकेंडरी अख्तियार कर जाता है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम के बगैर मुमकिन है या नहीं हो सकता, ये उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जहाँ तक स्टेक होल्डर्स का ताल्लुक है, उस वक्त तो आपने देखा था पीडीएम की ये सारी जमातें इसलिए उनकी मुखालफत कर रही थी चीफ जस्टिस की, दो हवालों से। एक तो ये है कि वो 90 डेज में इलेक्शन नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर वो चाहते होते तो उस कोर्ट में एक मैटर ले जाने की जरूरत ही ना पड़ती, इसलिए उनको एक सहारा लेना पड़ा कि जनाब फुल कोर्ट बनेगा तो हम मानेंगे वरना नहीं मानेंगे। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने इर्रेस्पेक्टिव के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, पहला फैसला आया, फिर दूसरा फैसला आया, उन्होंने तज़हीक का निशाना बनाया, कोर्टों के खिलाफ वहां खड़े होकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे मुजाहरे भी किए। पीडीएम के सरबराह फजल रहमान ने सुप्रीम कोर्ट को गालियां भी दी गई, पार्लियामान में खड़े होकर भी जजेस के कंडक्ट के बारे में बातें की गई। ये सारा ड्रामा इसलिए रचाया गया कि उन्होंने हर हाल में इलेक्शन का इल्तबा करना था, जो कि उस वक्त आज भी वही एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ थी कि हमने इलेक्शन नहीं होने देना। ईसीपी भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी नहीं चाहता था कि इलेक्शन हो, चूंकि ये सारे वन पेज पे थे, और उसके लिए फिर इनको सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना पड़ा कि जनाब जमहूरियत को डिरेल किया है इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने जनाब आइन को ब्रीच किया है। लेकिन बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसलों के ऊपर अमल दरामद कर लेती, या अगर अमल दरामद करने में नाकाम रही तो उनके खिलाफ एक्शन लेती, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स करती, किसी ना किसी को सजावार मुकर्रर करती और उनके खिलाफ एक्शन लेती, वो ज्यादा बेहतर होता। बहरहाल आज जो कुछ है, आज वो बाज़ाहिर ये लगता है कि उनका मकसद उस वक्त ये करना इसलिए जरूरी था कि इलेक्शन कमीशन की एक रिव्यू पिटीशन पेंडिंग थी, अब उसको लंबा करना था, ये लॉ आ गया। उसके बाद आपको याद होगा कि रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर आ गया, जब इसके ऊपर स्टे हुआ तो रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर ले आए। जब फाइनल जिस दिन डिसीजन देना था रिव्यू पिटीशन का, उन्होंने कहा अब तो जो रिव्यू होगा वो अपील की तरह सुना जाएगा और लार्जर बेंच सुनेगा, तो लिहाजा अब आप उसके बाद भेज दो। फिर उन्होंने कहा पहले हम रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर को डिसाइड करेंगे, फिर पहले उसके ऊपर फैसला आया। तब तक आपका वो इलेक्शन 90 डेज वाली सारी कहानियां वो पुरानी हो चुकी थी, तो वो सारा अपना जो उस वक्त की पार्लियामेंट थी वो अपना जो मकसद हासिल करना चाहती थी, खा वो रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर के जरिए हो या इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जरिए हो। जो आपने सवाल किया जस्टिस मुनीब साहब का और चीफ जस्टिस साहब का, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो पहले भी हुआ करती थी और ये आज भी नजर आ रही है कि अभी भी फैसला मुतफिका नहीं होगा, बहुत थिन मेजॉरिटी से मेजॉरिटी डिसीजन आएगा जिसके भी हक में आया, यानी क्या उस लॉ तो उस सूरत में फिर एक कंफ्यूजन बरकरार रह जाएगी या फिर काबिल कबूल होगा, वाज़ेह होगा जो भी डिसीजन? नहीं, जो भी फैसला होगा वो काबिल कबूल सभी के लिए इसलिए होगा कि इस वक्त 15 जजेस हैं और 15 जजेस में से ज़ाहिर जितने भी जज होंगे मेजॉरिटी डिसीजन आएगा, नेचुरली वो फैसला सबको मानना पड़ेगा और वही फाइनल जजमेंट होगी, क्योंकि ये 2015 के बाद पहली दफा फुल कोर्ट बैठी है और उस वक्त भी सिविलियंस के ऊपर जो मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी और 21st अमेंडमेंट के जरिए उसकी वायरीज को चैलेंज किया गया था, तो और वो भी मेजॉरिटी व्यू से फैसला आया था। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर किसी का कोई फिर इबाम होगा या कोई उसके ऊपर फिर कोई अपनी राय कायम कर सकेगा या उसके इख्तलाफ होगा, लेकिन ये माजी में भी इख्तलाफ रहा है, माजी में भी रहा है और अब भी ये चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा, इसलिए कि ये एक रूटीन मैटर है कि जहां इंटेलेक्चुअल्स बैठते हैं, जहां जजेस होते हैं, वो हमेशा अपना डिफरेंट व्यू दिया करते हैं, ठीक है, उससे कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, जरा थोड़ा सा चूंकि अब लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गई है, इस वजह से लोगों को एक मैं यही जानना चाहूंगा, ये जरा डिफरेंट, ये जो आपने लाइव स्ट्रीमिंग की बात की है हसन साहब, आप अदालती मामलात को कवर करते हैं, ये लाइव स्ट्रीमिंग ही असल मामला है कि जो इख्तिलाफात या धड़ेबंदी की बातें होती थी, चहमगोइयां होती थी, अब वो खुलकर सामने आ जाता है और आपको लग रहा है कि सुबह मुंतकी अंजाम तक पहुंचेगा ये केस? जुनैद साहब बहुत शुक्रिया। केस तो कल कंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान तो अपने सेकंड राउंड ऑफ जो है ना वो अपने दलाइल देंगे, इससे पहले भी वो अदालत को जो है वो असिस्ट कर चुके हैं। जहां तक एक बात की शुएब शाहीन साहब से मुतल्लिक, तो मैं पिछले प्रोग्राम में एक बात करना चाह रहा था, तो वो बात रुक गई, तो आज इत्तेफाक से शुएब शाहीन साहब भी इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, तो वो बात मैं कर दूं। वैसे वो शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो फरमाते हैं कि शुएब शाहीन साहब जो है सिर्फ सर्विस मैटर के वकील हैं, इनको बाकी वकालत नहीं आती।
लेकिन जिस तरीके से बड़ा कमजोर जो है वो मुकदमा है चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ का, लेकिन जितने उम्दा तरीके से शोएब शाहीन साहब उनका दिफा करते हैं, इस पर तो उनकी बात की खुलेआम नफी होती है। यानी इनमें अगर इनको 10 में से स्कोर दिए जाएं तो 10/10 स्कोर बनते हैं जी शोएब शाहीन साहब की। ये कॉम्प्लीमेंट है मेरी से उनको। अच्छा चलें, अच्छा, जहां तक इसका आपका जवाब लेंगे क्वेश्चन उनकी है टर्म पे। जी जी बिल्कुल। अच्छा, जहां तक सवाल है जी कि आपका कि जी ये क्या लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से है, तो ये लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से नहीं है। जजेस के आपस में जो इख्तलाफात और धड़ेबंदी है, ये तो बहुत खुलकर सामने आ चुकी है। पहले भी ओपन कोर्ट्स के अंदर जजेस के बीच में जो रिमार्क्स थे एक दूसरे के मुखालिफ वो देते रहते हैं, और एक दूसरे के साथ जो उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसका इजहार खुलकर होता है। उसके बाद आप ये देखें कि इनके जो इख्तलाफात थे वो जुडिशियल नोट्स के अंदर आना शुरू पड़े, और आज जो मास्टर ऑफ द रोस्टर की इस्तेलाह है, इसके हवाले से भी ये बात खुलकर सामने आई कि कौन से, यानी सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तो ये लिखा ही नहीं है मास्टर ऑफ द रोस्टर तो चीफ जस्टिस है या नहीं है। इस बात का फैसला जो है वो क्या एक जज ने करना है या 3-4 जजेस ने बैठ के कर देना है, कि एक जुडिशियल ऑर्डर के जरिए चीफ जस्टिस को, उस वक्त के चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ द रोस्टर का खिताब दे दिया गया। जहां तक सवाल है इस मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से, तो इसमें चीफ जस्टिस के या अदलिया की आजादी पर कोई हमला नहीं हुआ। जो वकीला की अक्सरियत थी आज भी उनका मौकफ ये है कि इसमें, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस का जो इख्तियार था उसको 3 लोगों में तकसीम कर दिया गया है, और इस्लाम भी ये कहता है कि मशावरत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यानी अगर 184(3) के मुकदमात हैं तो उसमें कौन सा बेंच बनेगा, और वो बेंच जो है वो और ये केस कौन से बेंच के सामने जो है वो फिक्स होगा, ये फैसला पहले अकेले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करते थे। लेकिन अब एक 3 रुकनी कमेटी बन गई है, वो 3 रुकनी कमेटी ने ये फैसला करना है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के या अदलिया की आजादी के ऊपर वो हमला नहीं है। दूसरा, जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो है वो आज भी जिस बात पर वो बार बार ये इजहार करते रहे, उनका मानना यह था कि अदलिया की आजादी के ऊपर क्या मास्टर ऑफ द रोस्टर क्या पार्लियामेंट बन गया है। तो इस पर आज जो एमकेएम के वकील थे फैसल सिद्दीकी साहब, उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो जिस इदारे ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तख्लीक किया है वो पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट ही जो 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे रहा है। बिल्कुल, बड़ी हेल्दी इस वक्त डिबेट चल रही है, दलाइल भी सामने आ रहे हैं, और जहां से आपने बात खत्म की है यहीं से दोबारा शुरू कर लेंगे। शाहीन साहब तो शायद ये भूल थी कि वो सिर्फ पंजाब में इंतखाबात के हवाले से था, जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया था, और वो भी एक ऐसे केस के अंदर एक जुडिशियल नोट लिखा गया था 2 जजेस की जानिब से, जिसमें सीसीपीओ की ट्रांसफर का मामला था, और उसके ऊपर उन्होंने जो है वो केस टेकअप कर लिए, जबकि केसेस ऑलरेडी जो आपकी लाहौर हाई कोर्ट थी उसमें जेर समाअत था पंजाब की हद तक। तो उसके बाद जो बेंच तश्कील पाया, हमको पता है कि किस क्या साइज था वो जो उस बेंच का, और वो छोटा होते होते 3 जजेस पर मुश्तमिल रह गया, और वो तीनों हम ख्याल जजेस थे।